प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। आज हम आपको ले आए हैं एएमयू की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो मुस्लिम समाज के मुद्दे हैं उनको लेकर के वह एक प्लान बनाए हुए हैं। तो ये हमारे बीच हैं एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के संयोजक आमिर मिंटोई जी। तो आमिर मिंटोई जी, क्या प्लानिंग है एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी की? देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी मुसलमानों के मुद्दों पे काम करती है, तो मैं आपको बताऊं, मुसलमानों के मुद्दों पे नहीं बल्कि ऑप्रेस्ड क्लासेस के मुद्दों पर जी। और ऑप्रेस्ड क्लासेस में सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड क्लास जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है। तो इस हवाले से हम लोगों का पूरा ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए हम लोग काम करते हैं और उसी के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। इस वक्त यूपी इलेक्शन के हवाले से हमारी जद्दोजहद है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनसे ऑप्रेस्ड क्लासेस की जो भी इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को लेकर के 15 पॉइंट्स का एक रेजोल्यूशन 15 तारीख में जनवरी में हमारा एक स्टेट लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई थी ओल्ड वाइज लॉज में। उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है और उस रेजोल्यूशन को हम लोग तमाम पार्टी को जो है देने पर उनको पहुंचाने के लिए हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं। तो आइए अब ले चलते हैं इनके कौन कौन से वो मुद्दे हैं 15। तो आइए जानते हैं जो संरक्षक हैं एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी के उनसे। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर सुल्तानुल हक है। अच्छा, आपकी जो एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसने कौन कौन से ऐसे मुस्लिम समाज के मुद्दे हैं जिनको कि वह जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके सामने रखना चाह रही है? देखिए शर्मा जी, यहाँ पे जो एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी है अलीगढ़ में, उसकी तरफ से एक सारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जगहों से लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और सभी लोगों से जो वहाँ के लोकल या कॉमन मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद एएमयू कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक एजेंडा बनाया जिसके अंतर्गत जो है 15 पॉइंट ऐसे दिए गए कि जिनकी इस मुस्लिम समाज या अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कौन कौन से पॉइंट हैं? तो देखिए, अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ अगर शुरुआत की जाए 15 पॉइंट तो सबसे पहले तो जो आता है कि आपने भी देखा होगा कि जो एक व्यापक सांप्रदायिक और घृणा विरोधी अपराध कानून अधिनियम, जिसमें अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और अत्याचारों की निगरानी के लिए कड़ी सज़ा और त्वरित परीक्षण और हितधारकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले एक टास्क फोर्स के गठन का प्रावधान एक मांगा गया है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मॉब लिंचिंग के वाक़े हुए हैं जी, अलग अलग जगहों पे, कि जिनके बारे में बाद में इस तरह की हरकत करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जी। तो एक ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस तरह के मामले हुए हैं उनमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा जाए। तो ये एक सबसे अहम बिंदु है। दूसरा बिंदु यह है कि जो सीए और एनआरसी विरोधी आंदोलन के लिए जो लोगों ने उनके खिलाफ़ दर्ज किए गए थे मामले, उनको सरकार वापस ले जी। और साथ ही साथ जो है विरोध के दौरान जो है जो पुलिस के अत्याचार से जो पीड़ित हुए थे उनको मुआवजा मिलना चाहिए जी। ये एक दूसरा पॉइंट है। उसके अलावा जो इसी तरह का जो यूएपीए और यूएपीए के साथ साथ एनएसए और के तहत जो है जो पकड़े गए निर्दोष व्यक्ति थे और उनकी जो है समयबद्ध जांच और रिहाई होनी चाहिए जी। ये एक और बिंदु है। और उसके अलावा जो अहम मुद्दा और है वो मुसलमानों के उत्थान के लिए जो सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी जी, उसके जो सिफारिशें हैं उनका क्रियान्वयन होना चाहिए जी। जो अभी तक एक बहुत पहले से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट चल रही है जी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और जितने भी लोग, आज इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी आदमी ये रुख नहीं कर रहा है कि इन मुद्दों पे कोई मुस्लिम समाज के लिए कोई आश्वासन दे जी। इसके अलावा जो हमारी वक्फ संपत्तियां हैं उनके ऊपर जो अतिक्रमण हुए हैं उन संपत्तियों के वसीयत के अनुरूप इनका इस्तेमाल होना चाहिए। जो वसीयत की गई थी वक्फ की संपत्तियों के लिए,
और इन पे जो भी अतिक्रमण है वो तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा महिला शिक्षा के जो निम्न स्तर वाले क्षेत्र हैं उनमें बहुत सी जगहों पे ना स्कूल हैं ना कॉलेजेस हैं, तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम समाज के खासतौर से अल्पसंख्यकों में ये काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता पिछड़ते जा रहे हैं। जी। इसके अलावा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जो टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ITI हैं या पॉलिटेक्निक हैं या कौशल विकास केंद्र हैं, उनकी स्थापना अलग अलग होनी चाहिए। ये बहुत अहम है, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इस समाज से जो टेक्निकल लोग हैं, चाहे ऑटोमोबाइल्स में हों या दूसरी मशीनों के उसमें हों, काफ़ी कारीगर हैं, लेकिन उन्हें सही शिक्षा न मिलने से उनके जो बुद्धि का सही से जो है प्रयोग नहीं हो पाता। तो इसके लिए अगर ITI और प्रशिक्षण केंद्र हो तो ये इस समाज के लिए और ओवरऑल देश के लिए बहुत हितकर हो। इसके अतिरिक्त जो है आर्थिक तंगी के कारण जो पढ़ाई जारी नहीं रख सकते बहुत से लोग, और बहुत सी चाहे कोरोना में हो या किसी वजह से जो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए, उनकी कंटिन्यू करने के लिए उसके शिक्षा के उपाय होने चाहिए। फिर एक चीज़ ये आती है, सच्चर कमेटी के जो फाइंडिंग्स थी, जो निष्कर्ष थे, उनके हिसाब से जो अल्पसंख्यक इलाके हैं उनमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो नहीं है। आपने भी देखा होगा कि जितने भी मुस्लिम इलाके हैं, और ख़ासतौर से मुस्लिम इलाकों के साथ साथ और भी जो अल्पसंख्यक इलाके हैं, उनमें स्वास्थ्य की जो सेवाओं के लिए जो स्वास्थ्य केंद्र हैं वो ना के बराबर है। तो उन पे जो है स्थापना होनी चाहिए। और इसलिए अल्पसंख्यक इलाकों में सरकारी खासतौर से सरकारी अस्पताल, क्योंकि ये इन लोगों में गरीबी ज़्यादा है, तो जहाँ पे मुफ्त इलाज होने की व्यवस्थाएं हों, ऐसे सरकारी अस्पताल जो हैं वो खोलने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र में जो बुनियादी ढांचे हैं, जो वैसी सुविधाएं होती हैं जैसे सार्वजनिक शौचालय हैं या और विकास के बहुत से मानक हैं, तो उनका वहाँ पे स्थापना होनी चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि जो बड़े बड़े शहर हैं और जिनमें मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, तो उनमें जो है जो वहाँ के ख़ासतौर से जैसे कानपुर में है या और जगहों पे चमड़ा उद्योग है, मेरठ में जो है स्पोर्ट्स का कॉटेज इंडस्ट्री है, तो ऐसी जगहों पे जो वो उद्योग उनके ख़त्म हो गए, चाहे कोरोना पीरियड से कह लीजिए या किसी और वजह से, तो उनका जो पुनरुद्धार और संवर्धन होना चाहिए। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम हयात खान है। हयात जी, कौन कौन से और मुख्य मुद्दे हैं? और अभी ये 2-3 मुद्दे ये रह गए, जिन लोगों को UAPA NSA के तहत फंसाया गया, उन पीड़ितों को मुआवजा और पुनर्वास, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों द्वारा झूठा फंसाया और लंबे समय तक कैद और गंभीर यातनाएं दी गई, लेकिन अदालतों द्वारा उन्हें निर्दोष पाया गया और बाइज्जत बरी कर दिया गया। और भी है, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में अल्पसंख्यकों की भर्ती, विशेष अभियान। मंडल आयोग और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के मुसलमानों के लिए आरक्षण का व्यवस्था होनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम साबिर बेग है। साबिर जी, और क्या मुद्दा है? एक मुद्दा ये बहुत है ज़रूरी कि 89 में यूपी गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया था उर्दू को सेकंड लैंग्वेज जी, और कुछ लागू भी हुआ था उस वक्त, लेकिन अब ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, अब लागू नहीं हो रहा आजकल। हम ये चाहते हैं इसको दोबारा से लागू की जाए। किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं उर्दू ट्रांसलेटर नहीं है, उर्दू टीचर्स भी अब बहुत कम हो गए हैं, और भी थानों में कचहरी में कहीं पे भी उर्दू का लागू नहीं हो रही उर्दू। हम ये चाहते हैं कि दोबारा से लागू होनी चाहिए। अच्छी खासी तादाद में यूपी में मुसलमान हैं और इनकी सेकंड लैंग्वेज है, मानी गई है, लागू हो जानी चाहिए। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम अजहर आलम है। अजहर जी, जो AMU कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मुस्लिम मुद्दे हैं जो बताए गए, इनको आप किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों के सामने रखने की प्लानिंग है? देखिए, जो हमारे पॉइंट हैं 15 पॉइंट, वो लगभग हमारे सबने रख दिए हैं जी, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो है ये सरकार को पेश करना है हमें, और हमें सारी पार्टीज़ को देना है, सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या भाजपा हो, हमारे लिए सब बराबर है। हमें किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन बस हमें इतना कहना है कि जो हमारे अपने पर्सनल मुद्दे हैं, हर समुदाय अपने मुद्दों को रखता है, अपना मैनिफेस्टो पेश करता है, तो हम चाहते हैं जो हमारा मैनिफेस्टो है वो हमारी तरफ से भी
ये पहुँचे और सरकार जो भी इसको एक्सेप्ट करती है हम उसके साथ हैं। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पार्टी से किसी से कुछ नहीं है, हमारे अपने मुद्दे हैं जो हम रखना चाहते हैं। अच्छा, बाई चांस अभी क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं और अगर किसी भी पार्टी ने अगर इन मुद्दों को नहीं रखा तो आप किसके साथ होंगे? देखिए, हम तो जो हमारी कोशिश है वो हम करते रहेंगे। पार्टी अगर साथ देती है तो हम उनके साथ हैं, अगर नहीं देती है तो उसकी रणनीति जो भी होगी वो अपनी अलग करेंगे। आगे प्लानिंग की जाएगी, सारे लोग उसमें मशवरा करेंगे और हमें उम्मीद है कि जो सबके मुद्दे रखे जाते हैं तो हमारे भी मुद्दे सरकार इस पर गौर करेगी। इससे पहले कभी किसी ने कोई मुद्दा दिया ही नहीं, तो सरकार ये बोलती थी कि हमारे पास कोई मैनिफेस्टो आया ही नहीं है, तो इसलिए वो रखा ही नहीं जाता था। अब इस बार हम अपना मैनिफेस्टो पेश कर रहे हैं। हमें बहुत उम्मीद है सब सरकारों से, जो भी सरकार सत्ता में आती है वो इस पर मुद्दे पे आवाज़ उठाए, हम उसके साथ हैं। तो दर्शकों, आपने जाना कि एएमयू की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कौन कौन से जो मुद्दे हैं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए, अपर क्लास जो जुड़े हुए, उनको किस तरीके से बताया और उसको अब वो पॉलिटिकल पार्टियों के समक्ष रखेंगे। अब देखते हैं कि वह पॉलिटिकल पार्टी उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करती हैं या नहीं। आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।